Hello everyone, welcome to Study Smart IAS PCS. In today's class of our Cracks 45 Days series, we will first read about Earth's interior. ठीक है, अर्थ के इंटीरियर को समझते हैं पहले. अर्थ के इंटीरियर के बारे में समझना या पता करना हो तो हमें कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे पता चलता है अर्थ के इंटीरियर के बारे में. कुछ डायरेक्ट सोर्स होते हैं और कुछ इनडायरेक्ट सोर्स होते हैं. डायरेक्ट सोर्सेज वो होते हैं कि हमें अर्थ के अंदर से डायरेक्ट कोई मटेरियल मिल गया है, राइट, उससे हमें अर्थ के इंटीरियर पता चल रहा है. इनडायरेक्ट सोर्सेज वो होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं लेकिन हमें क्लू देते हैं, ठीक है, अर्थ के इंटीरियर का. जैसे कि अर्थक्वेक हो गए, टेम्परेचर हो गए, राइट. टेम्परेचर कैसे हमें अर्थ के इंटीरियर का क्लू देता है? जैसे ही हम अर्थ के और ज़्यादा डीप इनसाइड जाते रहेंगे ना, वैसे वैसे टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर इंक्रीज़ होता रहता है. इस टर्म को बोलते हैं जियोथर्मल ग्रेडियंट. एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जियोथर्मल ग्रेडियंट किससे रिलेटेड है, तो पता होना चाहिए आपको, राइट. नोट करते जाना, नोट्स में सब कुछ नहीं लिखा हुआ है, याद रखना. मैं कुछ बुक्स से कुछ पेजेस स्क्रीनशॉट ले लेके आपको पढ़ाऊंगा, जहाँ से जो इंपॉर्टेंट मटेरियल मिलेगा मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, मगर मैं आप साथ साथ कुछ वैल्यू एडिशन भी करता चलूँगा, राइट. तो फिर इस वजह से याद रखना कि आपको पेन पेपर लेके बैठना है और यहाँ पे इसी PDF को डाउनलोड करके चीज़ें ऐड कर लेना, राइट. जैसे आपको टेम्परेचर के आगे छोटा सा बस जियोथर्मल ग्रेडियंट वर्ड यूज़ कर लेना है ताकि आपको याद रहे, यहीं पे पढ़ा था मैंने, राइट. ये भी याद होना चाहिए कि अर्थ के इंटीरियर में जाओगे तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर टेम्परेचर एवरेज इंक्रीज होता है, राइट. अब इसी हीट फ्लो और जियोथर्मल ग्रेडियंट को स्टडी करके साइंटिस्ट पता लगाते हैं कि अर्थ के इनसाइड क्या कंडीशन है. इसीलिए टेम्परेचर को कहा जाता है कि ये इनडायरेक्ट सोर्स है, ठीक है, ऑफ अर्थ इंटीरियर. सिमिलरली वॉल्केनो का इरप्शन जब होता है तो बहुत सारा मैग्मा अर्थ के अंदर से बाहर आता है, राइट. तो ये मैग्मा अपने साथ बहुत सारे मिनरल्स, रॉक्स लेकर आता है अर्थ की बहुत ज़्यादा डीप लेयर्स के अंदर से. तो हमें पता चलता है कि अर्थ के अंदर कैसे मटेरियल छुपे हुए हैं, राइट. सिमिलरली रॉक्स जो है वो डायरेक्ट सोर्स है, ठीक है. कुछ रॉक्स जो हैं वो बहुत अंदर से सरफेस पे आते हैं वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से, राइट, या फिर टेक्टोनिक अपलिफ्ट की वजह से आते हैं, या फिर अगर डीप ड्रिलिंग हुई हो कहीं पे वहाँ से आते हैं, राइट. तो रॉक्स भी डायरेक्ट सोर्स होते हैं अर्थ के इंटीरियर का, राइट. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एक किम्बरलाइट रॉक्स, राइट. किम्बरलाइट रॉक्स बहुत फेमस है, राइट. ये क्या करते हैं किम्बरलाइट रॉक्स? मेंटल के अंदर से डायमंड्स लेकर आते हैं, राइट. तो क्वेश्चन आएगा किम्बरलाइट रॉक्स किससे रिलेटेड है? डायमंड्स कंसिस्ट करते हैं, राइट. तो याद रखना इसका एग्जाम्पल. दूसरा मेटेओराइट इनडायरेक्ट सोर्स है, ठीक है. मेटेओराइट इनडायरेक्ट सोर्स कैसे है? मेटेओराइट होता क्या है? मेटेओराइट एस्ट्रॉइड्स के कुछ टुकड़े होते हैं, यानी कि किसी प्लानिटरी मटेरियल्स होते हैं, कह सकते हो इसको. साइंटिस्ट ये मानते हैं कि अर्थ और ये जो मेटेओराइट्स हैं इन सब का फॉर्मेशन जो है सेम टाइम पे हुआ है और सिमिलर मटेरियल से हुआ है. जब सोलर सिस्टम फॉर्म हो रहा था ना, सोलर सिस्टम जब फॉर्म हो रहा था उसी टाइम पे ये अर्थ और ये डिफरेंट प्लानिटरी मटेरियल्स बने थे, राइट. तो यानी कि मेटेओराइट की स्टडी अगर हम करेंगे तो हमें अर्थ के इंटीरियर का पता चलेगा, राइट. इसीलिए मेटेओराइट्स को इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ अर्थ का इंटीरियर माना जाता है. अर्थक्वेक भी एक इनडायरेक्ट सोर्स है. अर्थक्वेक की वजह से क्या प्रोड्यूस होती हैं? सीज्मिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं. ये वेव्स अर्थ के थ्रू ट्रैवल करती हैं, राइट. और जैसे ये ट्रैवल करती हैं इनकी स्पीड चेंज होती है, इनकी डायरेक्शन चेंज होती है. स्पीड और डायरेक्शन इन वेव्स की, ये जो अर्थक्वेक की वेव्स होती हैं इनकी स्पीड और डायरेक्शन क्यों चेंज होती है? डिपेंड करता है कैसी लेयर है अर्थ की, राइट. तो इसीलिए हम डिफरेंट वेव्स जो होती हैं अर्थ की, P वेव्स, S वेव्स, आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा, राइट. तो साइंटिस्ट को पता लगा इन सब चीज़ों को स्टडी करके कि अर्थ के अंदर क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, ठीक है, लिक्विड आउटर कोर भी है. ये सब हमें अर्थक्वेक की वेव्स को स्टडी करके पता चला है, राइट. तो इतने मेथड्स हैं अर्थ के इंटीरियर को जानने के, कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है आपको पता होना चाहिए. फादर ऑफ जियोलॉजी जेम्स हटन है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रख पाओ तो याद रख लेना, ओके. अर्थ के लेयर्स के बारे में पढ़ें तो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर्स होती हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर. पहले क्रस्ट के बारे में पढ़ते हैं. क्रस्ट बना होता है सिलिका और एल्यूमिनियम का, राइट. क्रस्ट याद रखना कि आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर है अर्थ की, ठीक है. आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ अर्थ है क्रस्ट. सिलिका और एल्यूमिनियम की मेनली बनी है, इसीलिए इसको सियाल भी बोलते हैं, राइट. याद रखना कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ है, राइट. इसकी जो थिकनेस है ये 5 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक वेरी करती है. क्रस्ट के दो तरह की क्रस्ट होती हैं, राइट. एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होते हैं, एक ओशियानिक क्रस्ट होते हैं.
कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का क्या मतलब है? ऐसे क्रस्ट जो कॉन्टिनेंट्स और कॉन्टिनेंटल शेल्फ से पाए जाते हैं, राइट, मतलब लैंड वाला पार्ट क्रस्ट का, ठीक है, जो कॉन्टिनेंट्स पे और कॉन्टिनेंटल शेल्फ से मिलते हैं उस क्रस्ट को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, राइट। यानी कि एक्चुअल आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्या है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो समुद्र की गहराई में जाओगे तब आपको ओशियानिक क्रस्ट मिलेगा, राइट। तो आउटर मोस्ट एक्चुअली में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हुआ, राइट। याद रखना कि ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये 30 किलोमीटर एवरेज इसकी थिकनेस होती है, वैसे ये 30 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक होती हैं, राइट। इनकी जो डेंसिटी होती है ये थोड़े से लाइट होती है दैन ओशियानिक क्रस्ट, ठीक है, लाइटर दैन ओशियानिक क्रस्ट होती है। और ये भी याद रखना कि ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, राइट, ये सभी कॉन्टिनेंट से पाए जाते हैं, जितने एशिया, अफ्रीका, यूरोप, राइट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने देखा कि ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ओशियानिक क्रस्ट से थिक है, फिर भी ओशियानिक क्रस्ट से लाइट है, ओशियानिक क्रस्ट ज़्यादा डेंसर है, राइट। दोनों में से थिक कौन है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। दोनों में से डेंस कौन है? ओशियानिक क्रस्ट, राइट। अब कमेंट्स में मुझे बताओ कि थिकनेस और डेंसिटी में डिफरेंस क्या होता है? सुनने में तो एक जैसा लग रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये ज़्यादा थिक है बट लाइट है, ये थिन है फिर भी डेंस है? तो थिकनेस और डेंसिटी में आपको डिफरेंस पता है? अगर पता है तो कमेंट्स में बताओ, राइट, कमेंट्स में लिखो। अगर नहीं आता है तो एटलीस्ट दूसरों के कमेंट्स पढ़ो, राइट। याद रखना इन सेशन का फुल बेनिफिट अगर आपको उठाना है तो जो भी चीज़ मैं कमेंट करने को बोलूँ उसको कमेंट किया करो, ताकि आपका एक्टिव एंगेजमेंट हो, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछूंगे जो आपको सोचने में मजबूर करेंगे, उनको कमेंट्स में लिखना ज़रूर, ताकि ये एक हेल्दी कम्युनिटी बन सके क्रैक सीरीज़ के लोगों की, राइट। लास्टली याद रखना कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ग्रेनिटिक रॉक का बना है और ओशियानिक क्रस्ट बेसाल्टिक रॉक के बने हैं, राइट। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट मेंटल। क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो बाउंड्री होती है उसको बोलते हैं मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी। ये बात याद रखना, मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी किसके बीच में है? क्रस्ट और मेंटल के बीच में है, राइट, नोट कर लो इसको। सिमिलरली मेंटल और आउटर कोर के बीच में जो डिस्कॉन्टिन्यूटी है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी। ये इंपॉर्टेंट डिस्कॉन्टिन्यूटीज है जो आपको पता होनी चाहिए, राइट। अब कोर में भी आउटर कोर और इनर कोर होता है, तो आउटर कोर और इनर कोर के बीच की जो डिस्कॉन्टिन्यूटी होती है उसको बोलते हैं लेहमैन डिस्कॉन्टिन्यूटी, राइट। तो ये तीनों डिस्कॉन्टिन्यूटी आपको बताना चाहिए, लेहमैन डिस्कॉन्टिन्यूटी, राइट, गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी और मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी, राइट। मेंटल क्या होता है? ये मिडिल लेयर है अर्थ की। क्रस्ट आउटर लेयर है, मेंटल मिडिल लेयर है, राइट। मेनली सिलिका एंड मैग्नीशियम की बनती है, ऑल्दो लेटेस्ट रिसर्च में पाया गया है कि मैग्मा में और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि अल्ट्रामैफिक रॉक्स, राइट, जैसे कि पीरियडोटाइट बोलते हैं, अल्ट्रामैफिक रॉक्स को पीरियडोटाइट बोलते हैं। तो ये जो रॉक्स हैं इसमें मैग्नीशियम और आयरन भी पाया गया है, बट ट्रेडिशनल बुक्स आपको सिलिका और मैग्नीशियम भी बताती हैं। तो याद रखना कि सियाल मतलब क्रस्ट और सीमा मतलब मेंटल, ओके। याद रखना मेंटल एक ऐसी लेयर है जो कि क्रस्ट के नीचे है लेकिन कोर के ऊपर है, राइट। याद रखना मेंटल इज़ द थिकेस्ट लेयर ऑफ अर्थ, ये थिकेस्ट लेयर ऑफ अर्थ है, राइट। अराउंड 2900 किलोमीटर थिक है ये लेयर। मेंटल को भी दो भागों में बांटा गया है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, राइट। अपर मेंटल क्रस्ट के जस्ट नीचे है, 35 किलोमीटर से स्टार्ट होता है, लगभग 660 किलोमीटर तक जाता है, राइट। अपर मेंटल के भी अपर पार्ट में आपको मिलेगी एक लेयर जिसको बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर सेमी सॉलिड सेमी मॉल्टेन लेयर है अर्थ सरफेस की, जो कि अपर मेंटल के ऊपर मिलेगी, राइट। बहुत ही वीक और डक्टाइल लेयर होती है ये। याद रखना, कोई पूछे एस्थेनोस्फेयर कहाँ होता है तो अपर मेंटल के अपर पार्ट पे, राइट। अपर मेंटल के नीचे होता है लोअर मेंटल। लोअर मेंटल चलता है 660 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर की डेप्थ तक, राइट। ये जो डेप्थ है लोअर मेंटल वहाँ तक जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा डेंस होता है और सॉलिड होता है, बिकॉज जैसे जैसे नीचे जाते हैं प्रेशर बढ़ता जाता है, राइट। एस्थेनोस्फेयर के बारे में याद रखना कि ये लिथोस्फेयर के जस्ट नीचे होता है, लिथोस्फेयर के नीचे, राइट। ये सेमी मॉल्टेन लेयर है। यहाँ पे जो रॉक्स पाए जाते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और डक्टाइल होते हैं, फ्लो कर सकते हैं एस्थेनोस्फेयर में पाए जाने वाले रॉक्स, राइट। एस्थेनोस्फेयर ही याद रखना कि मैग्मा का सोर्स होता है, जो मैग्मा निकलता है ना वॉल्केनो के टाइम पे, उसका सोर्स क्या है? एस्थेनोस्फेयर, राइट। एक बात याद रखना कि एस्थेनोस्फेयर लिथोस्फेयर के पार्ट नहीं है, लिथोस्फेयर के नीचे होता है, उसका पार्ट नहीं कहलाता, राइट। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पे सारे फैक्ट्स दिमाग में बिठा लो, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसलिए बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा हूँ। लोग बहुत कन्फ्यूज होते हैं इन लेयर्स को लेकर के। नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट कोर। कोर जो है वो इनर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन।
राइट। ये मेंटल के भी नीचे होता है। तो कोल जो है उसको, क्योंकि निकल और आयरन का बना है तो निफे भी बोलते हैं, राइट। कोर हैज़ 2 डिविजन्स, एक तो इनर कोर और आउटर कोर, राइट। याद रखना कोर में जो आउटर कोर है वो लिक्विड फॉर्म में है, राइट। आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में है। कहाँ से शुरू होगा? मेंटल कहाँ तक था? 2900 किलोमीटर तक था। उसके बाद आउटर कोर शुरू हो जाएगा 2900 किलोमीटर से लेके 5150 किलोमीटर तक, राइट। तो याद रखना लिक्विड फॉर्म में होता है आउटर कोर। याद रखना आउटर कोर जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। ये 1300 किलोमीटर 2200 किलोमीटर भूल जाओ, काट दो, इसका कोई मतलब नहीं है, राइट। जो चीज़ें ज़रूरी हैं मैं बता रहा हूँ उनको ध्यान दो। याद रखना कि आउटर कोर के अंदर मॉल्टन फॉर्म में आयरन जो है वो मूव करता रहता है और इसीलिए इस लेयर में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, राइट। इसको क्या बोलते हैं, इस इफेक्ट को? मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ की प्रोड्यूस हो रही है उसको बोलते हैं जियो डायनामो इफेक्ट। इसको नोट कर लो, राइट। बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉल्टन आयरन इन द लेयर ऑफ आउटर कोर अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, राइट। सिमिलरली बात करेंगे इनर कोर की। इनर कोर जो है सॉलिड फॉर्म में होता है। जहाँ पे आउटर कोर खत्म होता है 5150 किलोमीटर पे, वहाँ से इनर कोर शुरू होता है। 5150 किलोमीटर से लेके सेंटर ऑफ अर्थ तक जाता है 371 किलोमीटर तक, राइट। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। याद रखना इनर कोर में टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, फिर भी ये सॉलिड फॉर्म में होता है। ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन आ चुका है पहले कि इनर कोर इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, बहुत हाई टेम्परेचर होगा, फिर भी वहाँ पे चीज़ें लिक्विड होकर मेल्ट हो जानी चाहिए अगर हाई टेम्परेचर हो तो, फिर भी वहाँ पे सबसे ज़्यादा सॉलिड रॉक क्यों मिलते हैं? वहाँ पे आयरन सबसे ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में क्यों है? बिकॉज टेम्परेचर से ज़्यादा वहाँ पे प्रेशर है। इतना ज़्यादा प्रेशर है कि वो एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर में भी आयरन को सॉलिड रखता है, राइट। तो प्रेशर कहीं ना कहीं हावी पड़ जाता है टेम्परेचर के ऊपर, राइट। तो इतनी बातें आपको कोर के बारे में पता होना चाहिए। हमने क्रस्ट, मेंटल और कोर के बेसिक्स खत्म कर लिए, राइट। थोड़ा सा हिस्ट्री का रट्टा विकेशन हो जाए। ये नवरत्नास के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ लिखा हुआ हिस कोड। बताओ किसके कोड की नवरत्नास हैं? यहाँ पे बात हो रही है चंद्रगुप्त टू की, चंद्रगुप्त सेकंड की, जिनको विक्रमादित्य बोला जाता था, राइट। तो उनकी बात हो रही है, उनके कोड के नवरत्नास के नाम लिखे हुए हैं और कौन किस लिए फेमस था वो लिखा हुआ है, ठीक है। पहले के ज़माने में राजाओं के कोर्ट में नवरत्नास हुआ करते थे, 9 ग्रेट स्कॉलर्स बोलते थे उनको, राइट। तो चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य के कोर्ट में भी ऐसे 9 फेमस स्कॉलर्स थे, जिनमें से 8 के नाम तो मैं आपको बता दूंगा, एक आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, राइट। ये नाम मैं याद भी करवा दूंगा आपको कि चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में ये लोग थे, ये याद भी करवा दूंगा, लेकिन एक नहीं करवाऊंगा। ये एक मैंने जानबूझ के हटा दिया है, आपको खुद बताना है। अमर सिम्हा थे लेक्सिकोग्राफर, डिक्शनरी राइटर बोलते हैं जिसको, डिक्शनरी लिखते थे, राइट। धन्वंतरी एक फिजिशियन थे, आयुर्वेदा एक्सपर्ट थे। कालिदास जो है वो शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोला जाता है, बहुत बड़े संस्कृत पोएट और ऑथर थे, ड्रामेटिस्ट थे, जानते ही हो इनको आप। शंकु जो थे वो आर्किटेक्ट थे, ज्योग्राफर थे, कुछ भी लिखा सकता है क्वेश्चन में, राइट। वराहमिहिर जो थे वो एक एस्ट्रोनॉमर थे, मैथमेटिशियन भी थे, राइट। वरारुचि तो थे वो ग्रामेरियन थे, संस्कृत स्कॉलर थे, बहुत अच्छी संस्कृत ग्रामर पढ़ाते थे। वैताल भट्ट जो है वो एक तांत्रिक स्कॉलर थे, मैजिशियन थे, राइट। शपनाका ये एस्ट्रोलॉजर थे, राइट। इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इनके नाम याद कैसे करोगे कि ये 9 नवरत्नास चंद्रगुप्त टू के थे। हम बहुत सारे नवरत्नास अकबर में भी थे, ठीक है। आगे चल के आप विजयनगर किंगडम में भी नवरत्नास ऐसे अष्ट दिग्गज वगैरह पढ़ोगे तो सारे मैं याद करवाता चलूँगा। फिलहाल सबसे पहले जो एंशिएंट हिस्ट्री वाले हैं उनको याद कर लो। कैसे याद करोगे? इनके नाम आपको रटे होने चाहिए ना कि चंद्रगुप्त टू में ये नवरत्नास थे। अगेन ये रट के ज़रूरी नहीं कि एग्जाम में आए, बट आपका कॉन्फिडेंस एग्जाम में बूस्ट रहेगा कि मुझे बेसिक चीज़ें जो सबको आती हैं मुझे आती हैं, राइट। इसलिए ऐसी चीज़ों को रटना ज़रूरी है। इसको याद करने के लिए एक वर्ड कनेक्शन के थ्रू मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। सपोज़ आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, आप बोलते हो कि मेरा जो चांद है वो थोड़ा सा वीक पड़ गया है। होता है ना कि लोग अपने मून वीक है आपका, ठीक है, राहु स्ट्रांग करना है, ऐसे ऐसे होता है ना एस्ट्रोलॉजी में। सपोज़ किसी का चांद वीक हो गया, यानी चांद गुप्त हो गया है, राइट। तो चांद गुप्त हो गया है, इससे याद रखेंगे कि चंद्रगुप्त की बात हो रही है, चंद्रगुप्त टू की, राइट। तो आप एस्ट्रोलॉजर के बात करें, आप बोलोगे भाई कुछ ऐसा मुझे टिप्स बताइए कि मेरा जो चांद है वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाए, राइट। तो ऐसा क्यों चाहोगे कि आपका चंद्रमा स्ट्रांग हो जाए? ठीक है, अपने चंद्रमा को स्ट्रांग करना क्यों चाहोगे आप? ताकि आप अमर हो जाओ, इसलिए करोगे। आप धनवान हो जाओ, इसलिए करोगे, राइट। आपकी जो काली दशा चल रही है वो दूर हो जाए, इसलिए करोगे। आपके मन में हमेशा शंका चलती रहती है, वो मिट जाए, राइट। अगर आप लड़की हो तो आपको अच्छा वर मिल जाए, आपकी चीज़ों में रुचि बढ़े, राइट। आपके ऊपर जो बेताल और भूत नाच रहे हैं वो सब बिल्कुल गायब हो जाए, राइट।
और आपको खाने पीने की कमी ना हो। बेताल भूत मतलब वाटाल भत, खाने पीने मतलब कहा पना का, रुचि मतलब वरा रुचि, वर मिल जाए मतलब वराह मेरा, शंका मिट जाए मतलब शंकु, काली दशा दूर हो जाए मतलब कालिदास, धनवान हो जाओ मतलब धनवंतरी, और अमर हो जाओ मतलब अमर सिम्हा। राइट, इनमें से कौन किसके लिए फेमस था ये याद करना आपका काम है। राइट, आधी मेहनत कर दी, आधी आप कर देना। ओके, फिलहाल इतना पता होना ज़रूरी है कि ये लोग किसके कोर्ट पोएट थे। एक नाम और है, वो आपको खुद लिखना है, वो क्या करता था वो भी आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। राइट, लिखो तुरंत पॉज करके वीडियो। याद रखना चंद्रगुप्त टू पे कौन विजिट किया था, फाहिन नाम का चाइनीज ट्रैवलर चंद्रगुप्त टू से मिलने आया था। राइट, उनके टाइम में। कालिदास थोड़े इंपॉर्टेंट है, उनकी कौन कौन से बुक्स हैं उनके नाम पता होने चाहिए। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्र, रघुवंशम, मेघदूता, कुमार संभव, ऋतु संभव, ये सब कालिदास की किताबें हैं, याद रखना। अमर सिम्हा ने लिखा है अमरकोश, और वेताल भट्ट ने लिखा है मंत्र शास्त्र। बिकॉज वेताल भट्ट क्या थे, मैजिशियन थे, तंत्र मंत्र के जानकार थे, तो उन्होंने मंत्र शास्त्र लिखा वेताल भट्ट ने। राइट, अब थोड़ी सी पॉलिटी पढ़ते हैं। पॉलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है अमेंडमेंट का। आपको अमेंडमेंट के टाइप्स पता होने चाहिए कि डिफरेंट टाइप्स में यूपीएससी कंफ्यूज करता है। राइट, याद रखना आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जिसको आर्टिकल नहीं याद है वो कैसे याद करोगे, 3 × 2 6 + 2 368। राइट, इस तरह से याद हो जाएगा अमेंडमेंट का आर्टिकल आपको। 3 6 8 को कनेक्ट कर लेना, 3 × 2 6, 6 + 2 8, यहाँ × 2 + 2 करोगे अमेंडमेंट का आर्टिकल आ जाएगा। राइट, आप में से बहुत से लोग होंगे जो मल्टीपल टाइम्स पढ़ चुके होंगे तो आपको याद होगा, मगर बहुत से फ्रेशर्स भी हैं जिनको चीज़ें याद करवाना, थोड़ा सा फोकस दिलवाना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल वीडियोज़ में करूँगा। राइट, सबसे पहला जो अमेंडमेंट टाइप है वो है अमेंडमेंट बाई सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। ये जो अमेंडमेंट होता है सिंपल मेजॉरिटी वाला, ये 368 के परव्यू से बाहर होता है, यानी कि सही मायने में ये अमेंडमेंट नहीं कहलाता है। राइट, तो ये जो है अमेंडमेंट सेम तरीके से होता है जैसे कि नॉर्मल कानून पास किए जाते हैं। कहने को तो आप कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर रहे हो, मगर वो अमेंडमेंट नहीं कहलाएगा क्योंकि आप नॉर्मल लेजिस्लेशन की तरह सिंपल मेजॉरिटी से ही उस बिल को पास कर रहे हो। राइट, ऐसे कौन से अमेंडमेंट हैं सिंपल मेजॉरिटी वाले जो कि 368 के बाहर आते हैं, जैसे कि नए स्टेट को क्रिएट करना हो, न्यू स्टेट क्रिएट करना हो। राइट, या स्टेट बाउंड्रीज़ को चेंज करना हो, या फिर सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजंस को चेंज करना हुआ, पार्लियामेंट में कोरम डिसाइड करना हुआ, कितना कोरम होना चाहिए। ये सारी चीज़ें सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू अमेंडमेंट किया जाता है। राइट, और नॉर्मल जैसे लेजिस्लेशन होता है उसी तरह 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। राइट, इस तरीके से होता है। किस तरीके से, सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या है, 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। राइट, याद रखना सिंपल मेजॉरिटी वाले अमेंडमेंट जो होते हैं दे आर ट्रीटेड लाइक ऑर्डिनरी लॉज। ठीक है, दिमाग में चीज़ें घुस रही हैं। दूसरे तरीके का अमेंडमेंट होता है स्पेशल मेजॉरिटी का अमेंडमेंट। राइट, अब ये जो स्पेशल मेजॉरिटी का अमेंडमेंट होता है, यहाँ पे 2 कंडीशंस दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा फुलफिल होनी चाहिए। राइट, पहली कंडीशन है मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। राइट, दूसरी कंडीशन है 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। पहली बात तो जो टोटल मेंबरशिप है हाउस की उसमें मेजॉरिटी होनी चाहिए, और दूसरा जितने लोग हाउस में प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उसकी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। राइट, ये मोस्ट कॉमन मेथड है अमेंडमेंट का। राइट, इसको बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। ये वाला अमेंडमेंट 368 आर्टिकल के अंदर अगर आता है, इसके तहत हम क्या क्या अमेंडमेंट करते हैं, फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट करना हुआ, डीपीएसपी में अमेंडमेंट करना हुआ। ठीक है, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को चेंज करना हुआ तो स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती पार्लियामेंट में। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब समझ गए कि दोनों हाउसेज में टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी, पहली बात तो। दूसरा चीज़ 2/3 मेजॉरिटी ऐसे लोगों की जो उस समय हाउस में प्रेजेंट हैं और वोटिंग कर रहे हैं। राइट, इसको बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। तीसरे टाइप के अमेंडमेंट्स होते हैं जो कि फेडरल तरीके के फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश करते हैं। राइट, ऐसे अमेंडमेंट जो कि हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं, उनके लिए जो अमेंडमेंट प्रोसेस होता है वो है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट। मतलब स्पेशल मेजॉरिटी तो पार्लियामेंट की चाहिए जो हमने ऊपर पढ़ी, साथ ही साथ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा रेटिफाई भी किया जाना चाहिए। राइट, ऐसे अमेंडमेंट्स को यूज़ किया जाता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अमेंडमेंट करना हुआ तो फिर। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना हुआ सेंटर और स्टेट के बीच में, तब भी ऐसे अमेंडमेंट्स का यूज़ किया जाता है। राइट, और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की पावर्स को अगर अमेंड करना है तो भी ऐसे स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स वाले अमेंडमेंट को यूज़ किया जाएगा। राइट, मतलब ऐसा कोई भी प्रोविजन अगर दिया हो ऑप्शन में जिससे आपको लग रहा है कि फेडरल स्ट्रक्चर इम्पैक्ट होगा तो फिर स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। राइट,
अब याद रखना, फेडरल स्ट्रक्चर का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप स्टेट की बाउंड्री चेंज कर रहे हो तो आप ये वाला अमेंडमेंट लगाओगे, वो बिल्कुल सिंपल से हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज स्टेट्स आर डिस्ट्रक्टिबल, यूनियन जब चाहे स्टेट को डिस्ट्रक्ट कर सकता है, राइट। तो आपको मैंने 3 तरह की मेजॉरिटी बताई, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट्स वाली मेजॉरिटी। आई होप तीनों समझ में आ गई है आपको। ये वाली 368 के बाहर होती है, ये दोनों 368 के अंदर आती है, राइट। यहाँ पे लिस्ट दी हुई है कौन कौन से प्रोविजन सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड किया जाता है, जैसे सेकंड शेड्यूल में चेंज करने हुए, 5th और 6th शेड्यूल में चेंजेस करने हुए, किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज फॉर्मेशन करनी हुई, बाउंड्री में अल्टर करना हुआ, किसी एरिया का फॉर्मेशन हो, ठीक है, नेम चेंज करना हुआ, एरिया अल्टर करना हुआ, ये सब चीज़ें सिंपल मेजॉरिटी से अमेंडमेंट हो जाएंगे। पार्लियामेंट के कोरम को चेंज करना हुआ, कॉन्स्टिट्यूंसीज के डिलिमिटेशन की बात हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करना हो या अबॉलिश करना हो किसी पर्टिकुलर स्टेट में, तो फिर ये सब काम सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज का यूज़ कहाँ होगा, ठीक है, कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ होगी, पार्लियामेंट में इलेक्शन हो या स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन हो, उनके रूल्स को चेंज करना हुआ, राइट। यूनियन टेरिटरीज़ में कुछ चेंजेस करने हुए, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के सैलरीज अलाउंसेस डिसाइड करनी हो, ये सारी चीज़ें सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएंगी। आर्टिकल 368 के परव्यू के बाहर है ये चीज़ें। स्पेशल मेजॉरिटी से मैंने आपको बता दिया, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये सारी चीज़ें अमेंड होगी। वहीं ऐसे जो जिनमें हाफ ऑफ द 50% ऑफ स्टेट्स ज़रूरत है, वो वाले जो टॉपिक्स हैं, वो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हो गया, उसका क्या मैनर होगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स की पावर हो गई, आर्टिकल 368 इटसेल्फ को अगर अमेंड करना हुआ, राइट, तो तब भी हमें रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स चाहिए होगा। 7th शेड्यूल में जो 3 लिस्ट होती हैं, कंकरेंट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, ठीक है, स्टेट लिस्ट, उन सभी में कोई भी चेंजेस करने हुए तो हमें स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ 50% ऑफ स्टेट्स चाहिए होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, इसके लिए भी हमें यही वाली मेजॉरिटी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट के लिए भी हमें स्पेशल मेजॉरिटी प्लस 50% ऑफ स्टेट्स चाहिए होगा, राइट। अमेंडमेंट प्रोसीजर को लेकर बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें कही हैं, जैसे कि केसी वेयर ने बोला है कि वैरायटी ऑफ अमेंडिंग प्रोसेस इज़ वाइज बट रेयरली फाउंड। केसी वेयर ने ये भी बोला है कि हमारा जो अमेंडमेंट प्रोसेस है वो गुड बैलेंस बनाता है बिटवीन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। ग्रैनवेलो ऑस्टिन ने बोला है कि अमेंडिंग प्रोसेस हैज़ प्रूव्ड इटसेल्फ वन ऑफ द मोस्ट एबली कंसीव्ड एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल्दो इट अपीयर्स कॉम्प्लिकेटेड, इट इज़ मेयरली डाइवर्स, राइट। कॉम्प्लिकेटेड दिखता है बट एक्चुअली डाइवर्स है, ये ग्रैनवेलो ऑस्टिन ने बोला है। लास्टली हम थोड़ा सा करंट अफेयर देखेंगे। एक करंट अफेयर मुझे इंपॉर्टेंट लगा, सूरत एमिशन ट्रेडिंग स्कीम। इस करंट अफेयर के जरिए बहुत सारे यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक कवर होते हैं, राइट। सूरत एमिशन ट्रेडिंग स्कीम क्या है? ये एक मार्केट बेस्ड सिस्टम है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, राइट। ये स्कीम सूरत में स्टार्ट हुई थी 2019 में और 2021 तक चली थी। ये स्कीम इंडस्ट्रीज से रिलीज होने वाले पार्टिकुलेट मैटर्स को कंट्रोल करती है। और किसने इंप्लीमेंट किया था? गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इंप्लीमेंट किया था इस स्कीम को, राइट। तो ये जो स्कीम है ये वर्ल्ड की फर्स्ट ट्रेडिंग मार्केट फॉर पार्टिकुलेट मैटर कहलाई, राइट। मतलब गुजरात ETS इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रेडिंग मार्केट फॉर पार्टिकुलेट मैटर्स एमिशंस। अब ये पूरा प्रोसेस एक्चुअली काम कैसे करता है? ये पूरा प्रोसेस काम करता है बाय मीन्स ऑफ कैप एंड ट्रेड मैकेनिज्म, जो कि हम कार्बन ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं। व्हाट इज दिस कैप एंड ट्रेड मैकेनिज्म? कैप का मतलब है कि गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए मैक्सिमम पॉल्यूशन लिमिट लगाती है, सेट करती है इंडस्ट्रीज़ के लिए कि आपके इतनी पॉल्यूशन लिमिट है, इससे ज़्यादा पॉल्यूशन आप रिलीज़ नहीं कर सकते। ये तो कैप लगाया गवर्नमेंट ने, राइट। सपोज एक फैक्ट्री है, उसको अलाउ किया कि आप 100 यूनिट्स ऑफ पॉल्यूशन ही रिलीज़ कर सकते हो। वहीं ट्रेड का मतलब क्या है? कुछ इंडस्ट्रीज़ को पॉल्यूशन परमिट्स मिलेगा, राइट। क्या मिलेगा? पॉल्यूशन परमिट मिलेगा, ओके। तो एक तो कैप लगा और दूसरी तरफ पॉल्यूशन परमिट मिल रहा है, तो यही मैकेनिज्म काम आता है कार्बन ट्रेडिंग में भी, कैप एंड ट्रेड मैकेनिज्म। अब मैंने आपको बताया कि ट्रेड का मतलब है कि इंडस्ट्रीज़ को पॉल्यूशन परमिट मिलेगा, राइट। इसका मतलब क्या है? 2 पॉसिबिलिटी हैं। सपोज एक फैक्ट्री ए है, राइट। ये जो फैक्ट्री ए है ये जितना पॉल्यूशन लिमिट गवर्नमेंट तय करी है उससे ज़्यादा पॉल्यूशन एमिट करती है, राइट। तो क्या होगा? ये जो फैक्ट्री ए है ये बाकी फैक्ट्रीज से परमिट खरीदेगी पॉल्यूशन रिलीज़ करने का, राइट। और किससे खरीदेगी? ये फैक्ट्री बी से, जो कि कम पॉल्यूशन रिलीज़ करती है, जितना अलाउड है उससे कम पॉल्यूशन रिलीज़ करती है। तो ये कंपनी को अलाउ है कि आप अपने एक्स्ट्रा परमिट उन कंपनीज को सेल कर सकते हो जो ज़्यादा पॉल्यूशन कर रही हैं लिमिट से, राइट। तो इस कंपनी का फ़ायदा हो गया जो कम पॉल्यूशन रिलीज़ कर रही थी। इस तरह से हमने देखा कैसे कैप लगाई गई और कैसे उसके बेसिस पे ट्रेड भी हो रहा है, राइट। इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉल्यूशन मार्केट। समझ आ गया पॉल्यूशन मार्केट कैसे काम करता है? अब इंडस्ट्रीज़ ये ट्रेड परमिट्स कहाँ पे खरीदती है और बेचती हैं? एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है NEML करके, नेशनल कमोडिटीज़ एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज ई मार्केट्स, राइट। वहाँ पे
इस करंट अफेयर्स के थ्रू हम कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म को समझेंगे। सबसे पहले समझ लो कि एमिशन ट्रेडिंग होती क्या, हमने समझ लिया ना, कैप एंड ट्रेड मैकेनिज्म, राइट। कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो कम पॉल्यूशन लिमिट करेंगी वो कहीं ना कहीं सेल करेंगी, ठीक है, और कहीं ना कहीं जो कंपनीज ज़्यादा पॉल्यूशन लिमिट करेंगी वो बाई करेंगी ट्रेड परमिट को, राइट। ऑफसेट ट्रेडिंग क्या है? ऑफसेट ट्रेडिंग का सिंपल सा मतलब समझ लो कि यहाँ पे जो कंपनीज हैं वो क्रेडिट अर्न करती हैं बाई फंडिंग, फंड करके, किस चीज़ को फंड करके? ऐसे प्रोजेक्ट्स को फंड करके जो कहीं ना कहीं एमिशन को रिड्यूस करने में हेल्प कर रहे हैं, एमिशन के रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो कुछ कंपनीज़ को क्रेडिट मिलता है, राइट, किस चीज़ की फंडिंग करके? ऐसे प्रोजेक्ट्स की फंडिंग करके जो कि एमिशन को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। सपोज कोई कंपनी है वो रिन्यूएबल एनर्जी में फंडिंग कर रही है, राइट, रिफॉरेस्टेशन में वो कंपनी फंडिंग कर रही है, कार्बन कैप्चर में वो कंपनी फंडिंग कर रही है, तो ऐसी कंपनीज़ को हम क्या करते हैं? क्रेडिट देते हैं, राइट। और ये जो कार्बन क्रेडिट इन कंपनीज़ को मिल गया है, ये इनको ये पावर देता है कि वो और ज़्यादा जो उन्होंने एमिशन किए हैं ज़्यादा उसको ऑफसेट कर सकें, राइट। अपने ही एमिशंस को ऑफसेट करने की परमिशन देते हैं ये कार्बन क्रेडिट्स उन कंपनीज़ को। तो अगर ज़्यादा पॉल्यूशन कर दिया है तो कहीं अच्छी जगह फंडिंग कर दो, तो आपका ज़्यादा एमिशन जो है ऑफसेट हो जाएगा। आसान भाषा में यही चीज़ है, राइट। किसी ऐसे प्रोजेक्ट में फंडिंग कर दो जो कि कहीं ना कहीं एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए बने गए, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, रिफॉरेस्टेशन हो गया, राइट। ऐसे प्रोजेक्ट से फंडिंग कर दो तो आपका जो पॉल्यूशन एमिशन हुआ है ज़्यादा वो ऑफसेट हो जाएगा। ऑफसेट ट्रेडिंग इसे ही बोलते हैं, समझ आ गया। अब कार्बन क्रेडिट होता क्या है? कार्बन क्रेडिट का सिंपल सा मतलब है कि 1 टन ऑफ CO2, ठीक है, 1 टन ऑफ CO2 रिड्यूस्ड और रिमूव्ड, ठीक है, इसको बोलते हैं कार्बन क्रेडिट। 1 टन ऑफ CO2 रिड्यूस हुआ है या रिमूव हुआ है, राइट। अब कंपनीज जो है वो सेल कर सकती हैं या खरीद सकती हैं इन क्रेडिट्स को कार्बन मार्केट में। यानी कि अगर कोई कंपनी है वो 1 टन CO2 को रिड्यूस करती है या रिमूव करती है तो उसको 1 कार्बन क्रेडिट मिलेगा। समझ आ गया? अगर कंपनी ने 1 टन CO2 रिड्यूस किया, इसको 1 कार्बन क्रेडिट मिला, राइट। यही बेसिक आइडिया। यानी कि जो कंपनी कम पॉल्यूशन करेंगी उनको ज़्यादा कार्बन क्रेडिट मिलेंगे, जो कंपनी ज़्यादा पॉल्यूशन करेंगी उनको कार्बन क्रेडिट खरीदने पड़ेंगे ऐसी कंपनी से जो कम एमिशंस कर रही हैं, राइट। तो पॉल्यूशन गेट्स अ प्राइस नाउ, ओके। इसी कार्बन क्रेडिट की तरह और भी ट्रेडिंग यूनिट्स है मार्केट में, जैसे कि रिमूवल यूनिट बनाई गई है। ये रिमूवल यूनिट रिफॉरेस्टेशन के लिए है। रिमूवल यूनिट का सिंपल सा मतलब है कितना कार्बन एटमॉस्फेयर से रिमूव हुआ है, राइट। कैसे ये यूनिट क्रिएट कैसे की जाएंगी? कितने ज़्यादा फॉरेस्ट या लैंड यूज एक्टिविटीज़ होंगी, राइट। जैसे कि एफॉरेस्टेशन किया गया, कहीं पे पेड़ लगाए गए, रिफॉरेस्टेशन किया गया, राइट। अब अगर कहीं पे एफॉरेस्टेशन किया गया, बहुत सारे पेड़ लगाए गए, तो वहाँ पे बहुत सारे पेड़ बन गए, तो अब क्या करेंगे? पेड़ CO2 को एब्जॉर्व करेंगे, राइट। यानी कि एटमॉस्फेयर से कार्बन को रिमूव करेंगे। तो इस तरह से RMU जनरेट हो जाएगा, RMU क्रेडिट जनरेट हो जाएंगे, राइट। अगर कोई कंपनी एफॉरेस्टेशन करेगी, रिफॉरेस्टेशन करेगी, तो अगर किसी कंपनी को RMU क्रेडिट्स चाहिए तो पहले रिफॉरेस्टेशन करना होगा, पेड़ लगाने होंगे, ताकि एटमॉस्फेयर से CO2 रिमूव करने में उसका योगदान रहे। सिमिलरली एमिशन रिडक्शन यूनिट भी होती है। इसका मतलब क्रेडिट्स, कोई एक कंट्री बहुत सारे क्रेडिट्स जनरेट कर ले रही है, अगर कि उसने बहुत कम पॉल्यूशन किया तो उस कंट्री के पास बहुत सारे क्रेडिट्स हो गए हैं, तो वो कंट्री ऐसी कंट्री की हेल्प करेगी जहाँ पे एमिशंस बहुत ज़्यादा है, उनके एमिशंस को रिड्यूस करने में, राइट। ये कॉन्सेप्ट होता है जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, राइट। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन क्या है आगे हम पढ़ेंगे अच्छे से। कोई कंट्री A है, वो इन्वेस्ट करती है कंट्री B में, कंट्री B के किसी क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है कंट्री A, राइट। और ये जो कंट्री B का प्रोजेक्ट था, अगर इस प्रोजेक्ट की वजह से 1 टन ऑफ CO2 रिड्यूस हो जाता है, राइट, तो जो कंट्री A थी जिसने इन्वेस्ट किया था उसको 1 ERU कार्बन क्रेडिट मिलेगा। इसी को बोलते हैं एमिशन रिडक्शन यूनिट, राइट। कब मिलता है? जब आप किसी ऐसी कंपनी के, किसी ऐसी कंट्री के फंडिंग करोगे जहाँ पे क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स रन हो रहे हैं, तब आपको एमिशन रिडक्शन यूनिट्स के क्रेडिट मिलेंगे, राइट। याद रखना, ये जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन के तहत ERU जनरेट होता है, और अगर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के थ्रू जनरेट करना हुआ तो सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। यहाँ पे बात होती है डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच की, राइट। जब डेवलप्ड कंट्रीज़ इन्वेस्ट करती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट में, तो फिर इन डेवलप्ड कंट्रीज़ को मिलता है, अगर 1 टन CO2 यहाँ पर रिड्यूस हो गया तो इनको मिलेगा 1 सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन क्रेडिट, राइट। तो इस तरह से हमने देखा कितने तरीके, रिमूवल यूनिट क्या होती है, मोटा मोटा समझ लिया, ERU क्या होता है, ठीक है, CER क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आगे जब क्लाइमेट चेंज वगैरह पढ़ेंगे तो और अच्छे से भी पढ़ेंगे। फिलहाल हमने एक बेसिक समझ लिया, राइट। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही।
30 मिनट से ज़्यादा के लॉन्ग लेक्चर नहीं होंगे। इसको अच्छे से रिवाइज करो, नोट्स प्रोवाइड कर दे जाएंगे, पढ़ लेना। टिल देन टेक केयर, कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। थैंक यू।